अस्सलामुअलैकुम। मैं अबरार हुसैन आज़ाद, स्टेट कन्वीनर बहुजन समाज पार्टी। मैं डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार आईपीएस जैसा अपने 6.5 साल मियाद को रखते हुए वो अपनी आईपीएस ड्यूटी से एडिशनल डीजीपी के ओहदे से रिज़ाइन देने के बाद में सियासती तौर पर सियासी मैदान में दाखिल होने की नीयत से जब उन्होंने ऐलान किया, तो मैं अपनी वाबस्तगी जो 18 साल वाबस्तगी टीआरएस पार्टी से थी उसको ख़त्म करके मैं डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार आईपीएस के हमरा जो है ना उनके साथ सियासी सफ़र में उनका साथ देने का वादा करते हुए मैं उनके साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ। और आज मैं बहुजन समाज पार्टी से स्टेट कन्वीनर हूँ अक़लियतों के लिए। मैं मुसलमानों का रियासती गी सतह पे कन्वीनर मुझे करार दिया गया और इसी मेरे हिस्से में ये ज़िम्मेदारी है कि मैं तमाम अक़लियतों को बिलख़ुसूस मुसलमानों को पार्टी की तरफ जो है ना राग़िब करूँ। इस पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी रही कि इस जमात को बहुत ही शिद्दत के साथ दलितों की जमात का मोहर इसको लगाने की कोशिश की गई है, जबकि इसके बानी श्री कांशीराम जी ने इस बात की शिद्दत से कोशिश की और उस वक्त हमारे बड़े बुज़ुर्ग उलमा और कहीं दानिश्वर मिल्लत ने इस जमात को बनाने में बिलख़ुसूस DS4 बनाने में और फिर इसके बाद बामसेब बनाने में, फिर इसको बहुजन समाज पार्टी बनाने में अपने खिदमत पेश की। लेकिन उस वक्त के हमारे जो बड़े मुस्लिम उलमा थे, जिसमें ख़ास करके सज्जाद नोमानी साहब भी इनके मुशीरों में से थे, उन्होंने अपने आप को सियासी प्लेटफॉर्म से दूर रखा और कांशीराम जी को जो ना आगे रखा और उसी वजह से ये तमाम कौमों के साथ मुश्तरका तौर पे आगे बढ़ने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी और यूपी में मुसलमानों की बड़ी तादाद इसके साथ शामिल रही। और फिर इसी तरह इस जमात के जब चीफ मिनिस्टर बनने का मौका आया तो मायावती को जो एक IAS की ट्रेनिंग कर रही थी, उनको सियासी तौर पे इस मुकाम से जो है ना उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और जबकि तादाद में बहुत कम लोग MLA उस वक्त में जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हुक्मरान अगर हम रहेंगे तो हम बेहतर खिदमत कर सकते, तो उस वक्त में मौजूद जो जमात थी वो बीजेपी थी और बीजेपी की तायद हासिल करते हुए बीजेपी के ऊपर में जो है ना हुकूमत बनाए। यहाँ पे एक बात की बहुत शिद्दत से गौर करने की ज़रूरत है कि अक्सर बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पे ज़रूरत इस बात की थी कि तादाद में बहुजन समाज पार्टी कम थी और बीजेपी तादाद में ज़्यादा थी। उनकी मदद करने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय ये शर्त रखी गई थी कि अगर हम एक ही वक्त में आपकी जो है मदद लेंगे तब हम चीफ मिनिस्टर का ओहदा हम संभालेंगे और हुकूमत की बागडोर हमारे हाथ में रहेंगी। जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने BSP का ताउन किया और हम जो है ना हुकूमत में रहे और हमने वो फलाई इक़दामात किए और उसी की वजह से अवाम ने दोबारा दूसरी मरतबा बग़ैर बीजेपी के रास्त 100% मेजॉरिटी देते हुए मायावती जी को उस वक्त में दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया। इस तरह उन्होंने 4 मरतबा इस रियासत में इस मुल्क में अपनी यूपी रियासत के चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम किया और ये तमाम कांशीराम जी की कोशिशों का नतीजा था कि बहुजन समाज पार्टी एक मुकाम तक पहुंच सकी। फिर उसी से मुतासिर होकर डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार IPS जो एक अपनी खिदमत के ज़रिए गुरुकुल स्कूलों में काम कर रहे थे, गुरुकुल स्कूलों के बच्चों की जो खिदमत कर रहे थे, उन्होंने स्कूलों को काफ़ी तरक्की दिया, तो उन्होंने महसूस किया कि जो काम मुझे जो दायरे में जो ओहदे में रह करके करने का मौका मिल रहा है वो बहुत महदूद है। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं सियासी तौर पर मुस्तकम हो जाऊँगा और सियासी जमात के ज़रिए अगर इस रियासत की आला से आला ओहदे पे हम फायज़ हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कौमों की और बिलख़ुसूस तमाम इंसानियत की खिदमत का मौका मिलेगा। उसी नीयत और मंशे के तहत डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार IPS जो है ना सियासी सफ़र शुरू किए और उसी सफ़र की नतीजा ये है कि पिछले 2 साल से 8 अगस्त 2021 में वो जो है ना नलगुंडे में एक बहुत बड़ी बहिरंगा सभा के ज़रिए जो है ना शामिल हुए और उसके बाद से वो ज़मीनी सतह पे गांव-गांव, गली-गली, घर मोहल्ला, बस्ती, धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश में जो है ना जाकर के लोगों के हालात जान रहे और लोगों के मसाइल जो है ना वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए आज मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, उसमें तमाम मसाइल की जो है ना तरफ रोशनी डाली गई है कि जो दरपेश मसाइल आवाम को है, बिलख़ुसूस
जो है ना एजुकेशन सबसे बड़ा हमारा मसला है। अगर हम तमाम लोगों को तालीम की मुहैया करा सकें और सेहत का जो है ना इंतज़ाम करें, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, एक जमा पूंजी जो लोगों की 10-10 साल 20-20 साल की जो आमदनियाँ होती हैं, वो एक ही बीमारी में जो है ना वो जो है ना बिल्कुल जो है ना परेशान हाल हो रहे हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी तालीम, सेहत और उनको रोज़गार के वसाइल पैदा करना, ये 3 बुनियादी जो है ना मकासद के तहत डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार आवाम के दरमियान में है। और यहाँ पे तेलंगाना में तमाम समाजों की, तमाम कौमों की तनासुब के हिसाब से, मुसलमानों के तनासुब के फ़ीसद के हिसाब से मुसलमानों को भी सियासी, समाजी और दीगर शोबों में वो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। अगरचे तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए जैसा केसीआर साहब ने असम्बली में और कौंसिल में इसकी बिल को, रेजोल्यूशन को पास किया और पार्लियामेंट को रवाना किया, इसके बजाय ये खुद अपनी हुकूमत में मौजूद स्कीमात में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दे सकते थे और 12% नौकरियों में, डबल बेडरूम में और स्कीमात में तमाम जगहों पे 12% मौका दे सकते थे। अक्सर में नीयत देने की नहीं थी और सिर्फ उसका सहारा लिए। लेकिन आर.एस. परवीन कुमार साहब का कहना ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जो कांशीराम साहब का जो नारा है, हम उस पर अमल पैरा होंगे और वही जो है ना आवाम तक हम लेकर जाएंगे और तमाम कौमों को उनके तनासुब के हिसाब से मौका देंगे, जिसका नतीजा ये रहेगा इंशाअल्लाह 2023 में बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम नुमाइंदे इस वक्त में मैदान में आएंगे और वो अपनी मौजूदगी के ज़रिए आवाम में जो है ना खिदमत का जज्बा लेकर के जब पहुँचेंगे तो एक ही वक्त में अगर हम नताइज आखिज़ नहीं भी करते हैं, लेकिन मुसलमानों को जिस तरह दीगर जमातें सियासती तौर पे बिल्कुल दूर निकाल कर फेंक दिए हैं, बिल्कुल उनको जो है ना नाकारा बना दिए और उनको जो है ना किसी भी जमात अपनी सीट देने से जो है ना उनको दूर रखती है, ग्रेस करती है। मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों को अपनी सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जब सियासी हिस्सेदारी देने की बात आती तो मुसलमानों को जो है ना दूर रखते हैं। उसके बरखिलाफ़ मुसलमानों को बहुजन समाज पार्टी सीट देंगी और धीरे धीरे हालात, मुनाफिरत बढ़ गई है, नफ़रतें पैदा हो गई है। अगर आज वो कामयाब नहीं भी होते तो आगे चल के ये जो बुनियाद है ये जो है ना मजबूत होंगी और मुसलमान भी जो है ना बहुजन समाज पार्टी से एक मजबूत नुमाइंदे के तौर पे उभर के आएंगे। सब अभी कितने कैंडिडेट खड़ा करेंगे? हम पूरे 119 कैंडिडेट खड़ा करेंगे तेलंगाना में। जी, तो अगर आपको ऐसा क्या सूझा कि जो है बीएसपी चूज करें आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी जमात है जो किसी तफरीक़े ज़ात और जो है ना किसी इलाके तक महदूद नहीं है। बहुजन के मानी है, बहु एक हिंदी का लफ्ज़ है जिसके मानी है ज़्यादा, जन के मानी है समाज। वो लोग जो आबादी में ज़्यादा है, जहाँ पे SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ और वो आला ज़ात में जो बिछड़े हुए तबक़ात है, जो मज़लूम जमात है, तमाम मज़लूमीन की एक मुनफरिद जमात है बहुजन समाज पार्टी। स्टेट में आपकी बहुजन समाज पार्टी 119 सीट पर लड़ी है, तो ये आप कहाँ तक इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए, कामयाबी के ताल्लुक से तो दावे करना एक्चुअली झूठ होगा। अवाम की मोहब्बतें की भरोसे से ही जो है ना 119 सीटें लड़ने का इरादा है और ये 119 सीटें लड़ने की जो है ना अवाम की तरफ से डिमांड है, ख्वाहिश है। देखिए, ये तमाम जैसे जगह कांग्रेस को पहले आजमा चुके हैं, TRS को भी आजमा चुके, बीजेपी ने पूरे मुल्क में नफरत की जो है ना ऐसी बुनियाद डाल दी कि लोग इनसे उकता गए हैं। ये लोग इतना सियासी तौर पे सियासत को इतना महंगा कर दे रहे हैं, ये लाखों करोड़ रुपए का इसमें जो ना हेर फेर हो रहा है। तो इसमें आम तौर पे जो खिदमत करने की नीयत से जो लोग हैं वो इस वक्त सियासत में आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में अगरचे दिल्ली में अगर मिसाल ले लें कि केजरीवाल की एक जो है ना आवाज़ उठी और आवाम ने केजरीवाल को साथ दिया क्योंकि उस पर लोग एतमाद किए। और फिर अब यहाँ तेलंगाना में डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार एक IPS है जिसकी ज़िंदगी आईने की तरह साफ़ है। वो अपनी ज़िंदगी में जो खिदमत का अंजाम दिए और उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, उसी के भरोसे पे लोग उनको जो है ना सियासी तौर पे मदऊ भी किए और फिर आज 119 सीट उसी भरोसे पे लड़ा जा रहा है कि लीडर जो है ना एक ईमानदार है, मेहनत करने का जज्बा है, काबिल है, क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है। बनिस्बत देखिए बंडी संजय क्या है, उसका क्या आवाज़ था, वो तो फिर किशन रेड्डी को उन्होंने अब सदारत दे दी है। रेवंत रेड्डी क्या है, ABVP का जो है ना नुमाइंदा है। ये लोग सब जो है ना नफरतों की बुनियाद पे, लूट खसोट की बुनियाद पे, हाँ, जब ऑलरेडी जो है ना
ये टीडीपी में अपने गुण दिखा चुके हैं। ये तो लोग हैं। अभी केसीआर के बारे में क्या है, केसीआर जो है ना मुसलमानों को जो है ना लुभाने के लिए जो है ना 12% रिजर्वेशन जो है ना 4 महीने में देते बोले, हाँ, और दलित को डिप्टी सीएम देते बोले, उसके बाद जुडिशल पावर देते बोले वक्फ बोर्ड को। रिटायर्ड रूम पिछले 4 साल से बंद है। हाँ, ये तमाम जो है ना ये सब चीज़ें आजमाने के बाद आवाम ये चाहती है कि ऐसा कोई नुमाइंदा हमारे दरमियान में रहो जो आवाम के हकीकी मसाइल पे आवाज़ उठा सके। डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार जिस दिन इस पार्टी में ज्वाइन हुए उस दिन से लेकर के राहुल बज्जा जो एक सेक्रेटरी आपके प्रगति भवन में लिया गया है, परवीन कुमार की आवाज़ पे लिया गया है। उन्होंने आवाज़ उठाई थी अपनी ज्वाइनिंग के दिन से कि यहाँ पे जो है ना तफरीका है, केसीआर के पास में एक भी एससी जो है ना IAS नहीं है, तब उनको राहुल बज्जा को लिया गया है। तो मतलब बताना ये है कि आवाज़ उठाने वाले की कमी है। अपोजिशन कांग्रेस की जो है ना पिछले 10 साल में नाकाम हो गई। अपोजिशन केसीआर हुकूमत पे सवाल उठा सकती थी। ये देखिए, जमहूरियत में एक रूलर होता है, एक अपोजिशन होती है। अपोजिशन की नाकामी की वजह से ही जो है ना केसीआर की इतनी जो है ना लूट खसोट हुई है। आज जो आदमी इलेक्शन लड़ने से पहले जो है ना तेलंगाना एजुकेशन में के पहले उसकी मैशियत क्या थी, उसका जो ना पार्टी का फंड क्या था, आज पार्टी जो है ना सेकंड रिचेस्ट पार्टी बनी हुई है इस वक्त में इंडिया में। और आने वाले 2024 के तमाम हिंदुस्तान के MP इलेक्शन को फंडिंग करने की बात कर रहे हैं। 20,000 करोड़ जो है ना इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ये 20,000 करोड़ कैसा इनके पास आए? ऐसी पार्टी जो है मुशीराबाद में कितना डेवलप करे, अब इलेक्शन में अपनी बात है, अब पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, बीएसपी पार्टी भी है। नहीं देखिए, डेवलपमेंट नहीं, हम जो है ना यहाँ पे दिलखुसूस मुशीराबाद में मोटा गोपाल MLA की नाकामियों पे हमेशा रोशनी डाले और हम एहतजाज किए, धरने किए, हम अपनी आवाज़ बुलंद किए और जहाँ तक हो सके हम ज़ाती तौर पे मुतालिका ऑफिसरों के साथ में दौरे किए। और यहाँ पे जो ख़ास करके मोटा गोपाल MLA की जो नाकामियाँ रही, हम वहाँ पे उन कामों को कराने में हम जस्तजू किए। फितरी तौर पे, शख्सी तौर पे MLA एक जो है ना शरीफुल नफ्स है, लेकिन वो MLA के काबिल नहीं है। उनको एक प्रोफेसर या एक लेक्चरर बनने की ज़रूरत थी। वो जो है ना बिल्कुल बहुत ही जो है ना मोहतात रहने वाले आदमी है। देखिए, एक स्कूल में टीचर अगर एक छड़ी लेकर बैठता है और एक टीचर जो है ना सिर्फ जो है ना अल्फाज से बात करता है, तो बच्चे कहाँ के जो है ना बच्चे जो है ना ज़्यादा तालीमी याफ्ता होंगे, क्योंकि बच्चों को डर की भी ज़रूरत होती है, बच्चों को समझाने की भी ज़रूरत होती है, मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है। तो MLA मोटा गोपाल की नाकामी ये है कि बोलकपुर में 22 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था इलेक्शन में। 22 करोड़ रुपए का आज तक इस्तेमाल, यानी कि 5 साल मुकम्मल होने को आ गए, 22 करोड़ रुपए इस्तेमाल नहीं हुए। जहाँ पे ड्रेनेज का, सेवरेज का काम होते हुए सड़कों का, रोडों का काम होने की ज़रूरत थी। आज भी जो है ना चंद रोडें, जो मेन रोडें हैं, वो छोड़ करके बस्तियों में आज भी लोग जो है ना परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। 5-5 साल तक लोगों को जो है ना सताना, ये एक या तो एक नफरत है, या तो मुसलमानों से बगावत है, या मुखालिफत है, या नाकामी है MLA की, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये जो आज इलेक्शन, हमारा 61 पेजों का मैनिफेस्टो हम जारी किए हैं और वो तेलुगु ज़बान में है फिल वक्त, उसकी उर्दू की तर्जुमा करना बाकी है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो जिस चीज़ पे तवज्जो दिया गया है वो यूथ पे तवज्जो दिया गया है, एजुकेशन पे तवज्जो दिया गया है, हेल्थ पे तवज्जो दिया गया है, और जो है ना लाइफ स्टाइल पे तवज्जो दिया गया है। क्योंकि आज जिस तरह हम जो है ना बहुत सारे सिस्टम है, कंट्रोल नहीं रखने की वजह से बीमारियों का जो जरिया बन रहा है, और बहुत सारा जो हमारे अतराफ में जो फूड इन्वायरमेंटल है, ये तमाम चीज़ें जिसको आमतौर पे कोई जमात नहीं देखती, उन तमाम चीज़ों को जो है ना बारीकी से देखा गया। क्योंकि डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़कर आए हैं, और वो एक एजुकेट होने की वजह से वो बहुत गहराई के साथ, संजीदगी के साथ ऐसे ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्टो में लिखे हैं जो आम तौर पे हम आम जिंदगी में तस्करा नहीं करते। तो इतनी बारीकी के साथ उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। अगर वो कंप्लीट एक लाइफ को चेंज करने के लिए 100 साल जीने की जो है ना उसमें बात की गई है, उसमें सबसे बड़ा जो पाबंदी, मतलब मुकम्मल बैन की बात नहीं कर रहा हूँ, शराब पे वो मुकम्मल पाबंदी लगाएंगे। यहाँ पे इस वक्त 40,000 करोड़ रुपए जो ना रेवेन्यू है इस तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का, सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से। जो 15,000 करोड़ रेवेन्यू था 2014 में, आज 2023 में ये डेवलप होते होते 40,000 करोड़ रेवेन्यू हमारा आ रहा है। इसका माने ये है कि हम इतना ज़्यादा शराब जो है ना बेच रहे हैं। तो शराब के ऊपर 100% पाबंदी लगाने के बजाय
उस पर कंट्रोल लगाएंगे। शराब जो है ना एज के हिसाब से, लिमिट के हिसाब से, आदमी को ज़रूरत के हिसाब से, अगर उसकी सेहत उस तरफ इजाज़त देती है तो ही उसको शराब देंगे। क्योंकि ये जो केसीआर गवर्नमेंट है, वो केसीआर गवर्नमेंट लोगों की जो है ना ज़िंदगियाँ उजाड़ कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग्स इतना आम हो गया है यहाँ पे इस वक्त तेलंगाना में, तो टोटली जो है ना हज़ारों करोड़ का ड्रग्स पकड़े जा रहा है और हर नौजवान जो है ना ड्रग्स में मुब्तला है। अगर कि आप पंजाब की बात ले लें, हरियाणा की बात ले लें, जिस तरह वहाँ पे पंजाब में जैसा ड्रग्स आम हो गया था, ऐसे ही तेलंगाना में भी ड्रग्स आम होने का खतरा है। तो लिहाजा इन तमाम नशावर चीज़ों पे पाबंदी लगाते हुए सेहत को जो है ना डेवलप करने के लिए सिर्फ दवा प्रोवाइड करना मकसूद नहीं है, हॉस्पिटल खोलना मकसूद नहीं है, कि हमारे को दरमियान में मिलने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं और ये जो ड्रग्स है और दीगर जो मंशियात है, कि ये जो शराब है, जो बेहिसाब शराब जो है ना मिल रही है, इस पर भी पाबंदी लगाने का हमारे मैनिफेस्टो में इसका फैसला है। ये जो पुराने शहर में आप कितने कैंडिडेट लड़ेंगे आप? भाई हम पूरे 119 कैंडिडेट लड़ेंगे पूरी स्टेट में। पूरा आपको पता है पुराने शहर में इमाम का दबदबा है, इसके बावजूद देखिए सियासत में कभी किसी का दबदबा नहीं रहता। हर जगह पे अपनी अपनी जमात अपना काम करती है और वो उनका अपना एक नुमाइंदे वहाँ पे खड़ते हैं, तो उससे सियासत से उसे कोई मतलब। देखिए जीतना हारना ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम है अपने आप को पेश करना है। अवाम फैसला करेंगी, अवाम वोट देंगी। देखिए आप मुकाबले से पहले जीत और हार को तय मत करो। आप मुकाबले के लिए आप अपनी जो स्कीमात हैं, आप अपने जो ख्यालात हैं, आप अपनी जो इरादे हैं वो अवाम के दरमियान में रखो। अवाम का फैसला काबिल कबूल है, वो शायद मुझे भी फैसला करे, फैसले से कोई इनकार नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नर्वस नहीं होंगे। हम अवाम के दरमियान रहेंगे, नतीजे चाहे कुछ भी हो।